प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। साक्षी बेटा बताना एक बार स्क्रीन आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ इसमें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, विजिबल हो जाएगा लोडिंग के बाद। बताइएगा एक बार, आ रहा है स्क्रीन पे साक्षी? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसका नेचर क्या होता है और क्यों मैनेजमेंट का होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस आज वाला जो हमारा टॉपिक है बेसिकली फंडामेंटल्स बताएगा मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मैनेजमेंट है क्या। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह उठ के एकदम कोई ना कोई फैसले ले लोगे। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। ये जो देख रहे हैं ना, विथ एंड थ्रू अदर्स, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें यानी कि पुराने जमाने में, तो मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने को कहा जाता है। तो वहां पे कहा जाता था कि मैनेजमेंट वही होता है जिसके अंदर दूसरों से काम कराया जाता है। लेकिन आज के सिनारियो में अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें, क्योंकि आजकल की जो डेफिनेशन चलती है वो मॉडर्न मेथड से ही चलती है, तो मॉडर्न मेथड के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। तो यहाँ पे विथ एंड थ्रू अदर्स लगाना जरूरी है। विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसमें ये भी बोला गया है कि विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब बना है इसका कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुद भी और दूसरों को मिला के भी काम को कराया जाता है, और काम को ऐसा होना चाहिए कि गोल को वो अचीव करे इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो इन दोनों को कई लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही बात है, बट ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में दोनों में फर्क होता है। इफेक्टिवली क्या होता है, आइए देखें यहाँ पे। इफेक्टिवली और एफिशिएंसी, मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, और इन दोनों के मीनिंग भी अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे, effectiveness and efficiency are two sides of a same coin, we can say, but these two aspects need to be balanced in every organization. तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये क्या है, देखिए, एक तो है एफिशिएंसी और एक है इफेक्टिवनेस। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अ कंपनीज टारगेटेड प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। अगर एक कंपनी है जिसका टारगेट था कि कम से कम 500 यूनिट साल में प्रोड्यूस करे, टू अचीव दिस टारगेट, तो मैनेजर ने क्या किया, इस टारगेट को अचीव करने के लिए डबल शिफ्ट लगा दिया। ठीक है, और सैलरी भी ज्यादा रख दी। तो इसके वजह से जब डबल शिफ्ट लगेगा तो आप समझ ही सकते हो डबल सैलरी हो जाएगी। तो उसने उस टारगेट को पूरा तो कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा उसको महंगा पड़ गया, क्योंकि उसको डबल सैलरी देनी पड़ गई, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट की अलग सैलरी देना पड़ता था और इवनिंग की अलग देना पड़ता था। तो इस केस में जो मैनेजर ने जो अचीव किया टारगेट को, वो इफेक्टिव कहलाएगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं कह सकते। देखो लास्ट में जो लिखा हुआ है कि जो मैनेजर ने इस तरह से काम को अचीव किया वो इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। इफेक्टिव और एफिशिएंट में यही खास फर्क है। इफेक्टिव का मतलब है आपने अपने काम को टाइम पे पूरा करा दिया, यानी आपने अपने टारगेट को अचीव कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सस्ता किए हो। अगर आप इसी काम को, टारगेट को किसी भी तरह से अचीव करते हो, भले ही महंगा पड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये काम इफेक्टिव है। लेकिन एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट होता है जब उसी काम को आप सस्ते में निपटा लो। एग्जाम्पल देखो, एक और इसमें दे रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि उसको अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखो तो उसे 5000 यूनिट्स बनाने थे साल के अंदर, और उसने क्या किया था, डबल शिफ्ट में उस काम को पूरा करा लिया था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इफ द मैनेजर रिड्यूसेस द आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू कट डाउन द कॉस्ट बट द अचीविंग द टारगेट कंसिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट। अब क्या हुआ, मैनेजर ने ना जानबूझ के सस्ता करने के चक्कर में हो सकता है कि एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दे।
अब अगर वो एम्प्लॉय को जॉब से निकालता है तो उसका सबसे दिक्कत ये होगी कि वो काम को पूरा करा नहीं पाएगा, अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो, उस काम को उसने समय रहते नहीं पूरा कराया, हो सकता है काम उसका पूरा हो जाए लास्ट तक, लेकिन वो समय पे नहीं हुआ, उसमें डिले हो गया। तो अगर कोई काम डिले करके किया जाए या काम को कराने में कम पैसे खर्च हो, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट। तो इस वाले केस में जिसमें उसने अपने एम्प्लॉइज को जॉब से बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद कम लोगों से काम को पूरा कराया, उसको हम बोलेंगे एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो ये आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे हो सकता है कि जब भी किसी काम को समय पे पूरा करा जाता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव है, लेकिन किसी काम को कम पैसे में पूरा किया जाता है तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट है। तो दोनों का होना जरूरी है। अगर मान लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू द मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव भी होनी चाहिए और एफिशिएंट भी होनी चाहिए। ये देखो दोनों चीजें होना जरूरी है। अगर इफेक्टिव है मतलब काम को टाइम पे पूरा किया, एफिशिएंट है मतलब उस काम को टाइम पे उसने पूरा तो किया लेकिन कम लागत में किया, यानी कि कम पैसे में ही उस काम को पूरा कर लिया उसने। तो देखा जाए तो ये दोनों का होना जरूरी है। अगर अक्सर माना जाता है कि हाई एफिशिएंसी जो होती है वो हाई इफेक्टिवनेस भी मानी जाती है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन हाईली इफेक्टिव है, तो अगर सॉरी हाईली एफिशिएंट है, अगर कोई कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन हाईली एफिशिएंट है, तो ये मान लिया जाता है कि काम भी समय पे पूरा हो गया होगा, क्योंकि अगर काम समय पे पूरा नहीं होगा तो उस कंपनी का कंपटीटर मार्केट में घुस जाएंगे और वो कंपनी को हराने की कोशिश करेंगे और हरा भी देंगे। तो इसीलिए दोनों का होना जरूरी है। तो अगर कल को कोई आपसे कहता है कि हाईली एफिशिएंट है कंपनी, तो आपको मान के चलना है कि कंपनी ने काम को पूरा करा लिया होगा समय पे, तो हाईली इफेक्टिव भी रही होगी। ठीक है। हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज नॉट डिजायरेबल। अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को निकाल दे और या फिर सस्ते में कराने के चक्कर में काम में लेट कर दे, डिले हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि इफेक्टिव तो है, मतलब इफेक्ट काम को उसने पूरा करा दिया, लेकिन सॉरी एफिशिएंसी तो है, यानी कि काम को सस्ते में करा दिया लेकिन इफेक्टिव नहीं है, डिले कर दिया उसने। तो इसीलिए स्टूडेंट्स दोनों का होना जरूरी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ शुड बी हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों एक साथ चलना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम को लंबे समय तक खींच देती है और काम को समय पे पूरा नहीं कराती है, तो हम बोलेंगे कि कंपनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी कम लागत में कराती है तो हम बोलेंगे एफिशिएंट है। और अगर कोई बोलता है कि हाईली एफिशिएंट है, इसका मतलब टाइम पे भी काम पूरा हुआ है और कम पैसे में भी काम को पूरा कराया गया है। तो माना जाता है कि मैनेजमेंट को हाईली एफिशिएंट होना चाहिए। दोनों चीजों का होना जरूरी है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए, ये दोनों टर्म्स में अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझा सकता। लेट मी नो। चेतन, कोई डाउट है बेटा, ये समझ में आ गया? सर आ गया समझ में। ठीक है, तो बताइए जरा इफेक्टिव और एफिशिएंसी में क्या फर्क है आपके हिसाब से? इफेक्टिव कब माना जाता है बेटा? सर जब किसी वर्क को इफेक्ट मतलब किसी वर्क पे इफेक्ट पड़ता हो। यानी कि दूसरे बच्चे म्यूट करो, जिस बच्चे ने ऑन किया हुआ है, खाली चेतन ऑन रहेंगे बस। बेटा इफेक्टिव तब माना जाता है जब काम समय पे पूरा हो जाए, समझ गए ना? समय पे पूरा होने का मतलब है इफेक्टिव, और कम पैसे में पूरा होने का मतलब है एफिशिएंट। चेतन समझ में आ गया? यस सर। अब मैं पूछ रहा हूँ, जरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करना बताने की, देखता हूँ सही बताते हो कि। मान लो किसी कंपनी में आप मैनेजर के तौर पे ड्यूटी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है? और आपके ओनर मतलब जो कंपनी है उसके ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको 500 कार्स 10 दिन के अंदर बनानी है, ठीक है? तो आपने क्या किया, मजदूर आपके पास कम थे, आपने जल्दी जल्दी मजदूरों को बोला कि ठीक है तुम लोगों को मैं डबल शिफ्ट में लगा देता हूँ, हमें किसी भी तरह से कार को बनाना है और इतना कार हमें बना के देना है, ठीक है? और मान के चलिए कि 100 कार आपको बनाना था, चलो मैंने 100 का डिजिट याद रखिए, 100 बनाना। आपने 100 कार बना दिया 1 महीने के अंदर, और वो भी समय पे बनाया, लेकिन आपने डबल शिफ्ट रखी, महंगा पड़ा। तो आप इफेक्टिव हो कि एफिशिएंट हो? सर एफिशिएंट। एफिशिएंट हो। सर डबल शिफ्ट लगी ना वर्कर्स की तो।
तो बेटा जब डबल शिफ्ट लगेगी तो आपको बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ जाएगा सामान बनाने में, कार बनाने में आपने डबल खर्च कर दिए क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉइज को डबल सैलरी देनी पड़ गई। हाँ, आपने काम को 1 महीने के अंदर पूरा कर दिया लेकिन आपने डबल पैसे दिए। तो इफेक्टिव होता है काम को टाइम पे पूरा कराना और एफिशिएंट होता है सस्ते में कराना। तो आप एफिशिएंट हो कि नहीं हो? नो सर, इफेक्टिव हूँ फिर तो। वेरी गुड। सस्ते तो में नहीं कर पाया। सस्ते में नहीं कर पाए ना, तो आपको बोलना है कि मैं इफेक्टिव तो हूँ लेकिन एफिशिएंट नहीं हूँ। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अच्छा, अगर 100 कार बनाने में आपने 2 महीने ले लिए लेकिन कम सस्ते में करके दिया काम को, तो तो आप सर इफेक्टिव। एफिशिएंट हूँ। हाँ, तो आप एफिशिएंट है। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों को होना जरूरी है, मतलब दोनों होने जरूरी है क्या, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी? सर होने तो जरूरी है पर इफेक्टिव ज्यादा जरूरी है। और एफिशिएंट कम जरूरी है? वैसे देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आपको ना इफेक्टिव भी होना है और एफिशिएंट भी होना है। अच्छा मैनेजर वही माना जाता है जो दोनों इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, एफिशिएंट मतलब कम दाम में काम को पूरा करा रहे हो, तो अपने आप ही आप हाईली इफेक्टिव बन जाओ। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस। यस सर। अब तो नहीं फंसोगे ना? नो सर। गुड। अब देखो, ठीक है, म्यूट कर लो। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर मतलब ऐसा भी तो करते हैं मैनेजर्स वगैरह की, जैसे मंथ एंड आने लगता है तो 10-11 दिन जब लास्ट के बच जाते हैं तब वो करीब एम्प्लॉयज को करीब बोलते हैं 6:30 6 बजे सुबह में आ जाओ, और फिर वो 1 बजे रात 12 बजे रात तक छोड़ते हैं। तो इसमें भी उनका काम तो निकल गया। और देखो मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट में है ना, हम ये दो टर्म पढ़ रहे हैं। हमारी डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर खुद भी और दूसरों से भी काम कराया जाता है और गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना पड़ता है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट में हम मतलब समझ रहे थे कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में फर्क है। इफेक्टिव का मतलब होता है टाइम पे काम कराना, एफिशिएंट का मतलब होता है कम लागत में काम को पूरा कराना। तो अच्छा मैनेजर वही है जो दोनों को फॉलो करे, कम लागत में भी होना चाहिए काम और समय पे भी पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए कई बार अगर काम पूरा नहीं होता है तो मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉइज को रोक के और लंबे समय तक उनसे ड्यूटी करवाता है और काम को पूरा कराता है और खुद भी रुकता है। तो हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव भी है। और अगर वो सस्ते में करा लेता है तो एफिशिएंट भी माना जाएगा। तो दोनों का होना जरूरी है। किसी काम को कराने के लिए आप बहुत ज्यादा खर्च कर दो और काम समय पे पूरा करा दो तो आप अच्छा नहीं, तारीफ नहीं होगी, बोला जाएगा इसमें सर इफेक्टिव। इसमें तो हाँ, इसमें दोनों हो गए ना, इफेक्टिव भी हो गए और एफिशिएंसी भी आ गई, लेकिन सस्ते में बेटा भी निकल एक गए ना। सस्ते में निकल गया, लेकिन अगर किसी को आप ओवर टाइम करा रहे हो ना अपने एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, आपको पता है? नहीं सर, आप कंपनी बोल सकते हैं ना कि नहीं, मतलब लास्ट मंथ एंड में तो नहीं थोड़ा नहीं कॉपरेट करने देखो के लिए ऐसे। हाँ, अगर कॉपरेट करके हो जाए तो अच्छी बात है, तब तो एफिशिएंट भी माना जाएगा। लेकिन अगर आप उनको लेट तक रोकोगे तो अपने आप ही उनका शिफ्ट बढ़ जाएगा। ये तो रूल होता है ना कंपनियों के। एज पर कंपनीज एक्ट, अगर कोई एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी से ज्यादा रोका जाता है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कॉपरेट करके कर रहे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वैसे अच्छी कंपनी होती है तो फिर उसमें उसको डबल शिफ्ट में गिना जाता है। समझे? इसको ऐसे समझते हैं, देखो मान लो एक मैनेजर को काम कराना था, 1 महीने के अंदर कराना था और वो किसी वजह से लापरवाही की वजह से काम लास्ट तक लंबा खिंच गया। तो अगर वो डबल शिफ्ट लगा के उस काम को पूरा कराएगा तो इफेक्टिव तो है, काम समय पे पूरा हो गया, लेकिन महंगा पड़ गया, तो एफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए दोनों का होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? मेन मेरे को ये चाहिए कि दोनों में डिफरेंस पता हो बच्चे को। इफेक्टिव मतलब कंप्लीशन द वर्क इन टाइम, एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट। ये लिख लेना नोटबुक में ब्रैकेट। एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट पे, इफेक्टिव मतलब टाइम पे कंप्लीट होना। और हाईली एफिशिएंट का मतलब है दोनों चीज परफेक्ट, टाइम पे भी काम पूरा हुआ और कम लागत में भी पूरा हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों में देखो और डिफरेंस थोड़ा सा और समझ लेते। एफिशिएंसी मतलब ज्यादा से ज्यादा काम का आउटपुट लेना, ये वाला। इसमें मतलब कम लागत में, मिनिमम मिनिमम लागत पे, यानी कि मिनिमम अमाउंट पे काम को पूरा कराना। और इसमें है एक्चुअल रिजल्ट, यानी कि कंप्लीशन ऑफ टाइम, कंप्लीशन ऑफ वर्क। इस पे ध्यान दिया जाता है कि किसी भी तरह से काम पूरा हो जाए, भले पैसा ज्यादा लगे या कैसे भी।
अच्छा, दूसरी चीज एफिशिएंसी का मतलब होता है टू डू थिंग्स परफेक्टली, काम को एकदम परफेक्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। और इसका मतलब होता है टू डू परफेक्ट थिंग्स, अगर हम काम को परफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने टाइम पे किया है, ठीक है। और लास्ट है कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम कॉस्ट, ये तो आप समझ ही गए होगे। और ये है कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम टाइम, इस पे टाइम का ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखिए, लिख लेना नोटबुक में, इस पे टाइम पे ध्यान दिया जाता है और इस पे कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट बेशक हटा देना, ये पहला और दूसरा अच्छे से, पहला और तीसरा पॉइंट अच्छे से आना चाहिए आपको, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर। अब एक बार मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन फिर से डेफिनेशन पे ले चलूं, देखो यहाँ डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना है, अब आपको काफी अच्छे से डेफिनेशन आ जाएगी। देखो क्या डेफिनेशन थी हमारी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको जब भी आप मैनेजमेंट के कोई फैसले लेते हो तो आपको प्लानिंग भी करना है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक चैप्टर आएगा एक एक करके तो हम समझेंगे। बस ये समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो प्लान मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें दूसरे के साथ काम को खुद भी और दूसरे के साथ भी कराया जाता है, और इसमें गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली भी होना पड़ता है और इफेक्टिव भी होना पड़ता है। तो इफेक्टिव भी रहोगे और एफिशिएंट भी रहोगे तभी जाके माना जाएगा कि अच्छा मैनेजमेंट है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं फीचर्स, यानी कि मैं ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या मतलब फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के। पहला फीचर है, जितने भी आप मैनेजमेंट देखोगे, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज गोल ओरिएंटेड। जितने भी मैनेजमेंट होते हैं ना, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। मैनेजमेंट हमेशा अपना ना एक गोल अचीव करने के काम पे लग जाता है और उसको गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे वन ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के देख लीजिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होती है ये गोल ओरिएंटेड होती है और हमेशा गोल को अचीव करने के लिए ही काम करती है, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो, कौन सी कंपनी का एग्जांपल लूं, कोई भी कंपनी का नाम बताओ बेटा, कोई भी, मैं बताता हूँ। टाटा। चलिए ठीक है, शट डाउन वो कर लो, म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ। टाटा, देखो टाटा कंपनी तो बहुत सारे वेरिएंट्स निकालती है। टाटा कार भी मिलेंगी आपको, टाटा ट्रक्स भी मिलेंगे, और टाटा के आपको आप मतलब हर एक फील्ड में, छोटे छोटे कार्स में भी है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कार में भी टाटा की एंट्री हो चुकी है। तो मैं एक एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कार का ही लेता हूँ। देखिए टाटा का जो ऑब्जेक्टिव है, अभी पता है आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कम से कम 30% हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कार आ जानी चाहिए 2022 तक, ठीक है। तो अब टाटा को ये पता चल चुका है कि आने वाले फ्यूचर में उसको इलेक्ट्रॉनिक कार की बहुत डिमांड आएगी। तो उसने एक अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इतना कम से कम जो टाटा कंपनी है अब क्या करेगी, अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन पे ज्यादा काम कर रही है rather देन डीजल एंड पेट्रोल इंजन। अब इसका अगर आप देखोगे तो मेन फोकस इसका जो है बैटरी बनाने पे, और ये वाला इंजन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है उस पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट भी अपना एक गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि जो भी व्हीकल 300 किलोमीटर या 315 किलोमीटर इससे ऊपर अगर एवरेज देती है एक बार के चार्ज पे, तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट जो है अलग से सब्सिडी देगी। तो अब टाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी तरह से उसकी कार का जो एवरेज आए वो 315 से ऊपर आ जाए या 320 किलोमीटर आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का टारगेट बना लेती है या ऑब्जेक्टिव बना लेती है, तो वो उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। तो आप देखेंगे टाटा ने भी गोल ओरिएंटेड कर रखी है कि मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाऊंगा तो कम से कम मेरा इतना एवरेज होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिले और सब्सिडी के लालच में लोग हमारी कार को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब भी मैनेजमेंट के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और एक टारगेट को लेके चलता है कि ये टारगेट मुझे हर हालत में पूरा करना है। इसी तरह से आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कार की कंपनी है, सबका एक टारगेट है कि हमें साल के एंड होते होते इतने इलेक्ट्रॉनिक कार को हर हालत में बेच देना। अब उसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, और गवर्नमेंट से किस तरह से बात करके छूट दिलवाएंगे, वो उनका अपना उसके हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों होता है, क्योंकि वो एक टारगेट रखता है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपने फैसले लेता है। और कोई भी मैनेजमेंट की आप देखेंगे यही डिसीजंस होते हैं, यही टारगेट ओरिएंटेड होते हैं।
गोल ओरिएंटेड जिसको हम बोलते हैं। आगे समझ में सुदर्शन? यस सर। हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई गोल ही नहीं हो। अगर बिना गोल के कोई मैनेजमेंट चल रहा है तो इसका मतलब वो मैनेजमेंट है ही नहीं। कभी भी आप देखो, स्कूल में भी देखो, मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब पहले ही उसके दिमाग में रहता है इतना परसेंट रिजल्ट लाना है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई को शेड्यूल करता है, उसी के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाता है, स्लॉट बनाया जाता है। तो कहीं भी आप देखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में आप देख लो, स्पोर्ट्स में भी अच्छी अच्छी जो टीमें होती हैं, जैसे अभी देखो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो इसके अंदर भी तो मैनेजमेंट है। आपने देखा होगा मैच जब चलते हैं तो मैनेजमेंट वाले बैठे रहते हैं, जब चौका वौका लगता है तो देखते नहीं हो, कोच के साथ मैनेजमेंट वाले भी खुश होते हैं, भागते दौड़ते, क्योंकि वो भी गोल ओरिएंटेड होता है, उनका भी गोल होता है कि इस बार भी हमें आईपीएल का कप जितवाना है, या इतने साल से हम जीते नहीं तो इस बार हमारा टारगेट होगा कि किसी भी तरह से फाइनल तक पहुंचे। तो उसी के हिसाब से गोल को अचीव किया जाता है। तो हर एक मैनेजर का या मैनेजमेंट का यूं कह लो हमेशा गोल होता है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करती है। ठीक है, तो पहला फीचर समझ में आ गया। किसी बच्चे को अभी भी डाउट है? नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज परवेसिव। देखो माना जाता है कि मैनेजमेंट परवेसिव है। अब आप कहेंगे परवेसिव क्या होता है? देखो परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो मैनेजमेंट की खास बात क्या है कि मैनेजमेंट ना पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, और हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्कूल। अब अगर मैं एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन से लूं, तो मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मिलेगी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मिलेगी? जैसे अगर आप देखना चाहो, स्कूल्स में मैनेजमेंट होता है, आंसर है हाँ मैनेजमेंट होता है। क्या हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट होता है? आप कहेंगे कि हाँ सर हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होता है। और इसी तरह से आप देखेंगे किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, तो आंसर है यस मैनेजमेंट वहां पे भी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, बी इट अ हॉस्पिटल, बी इट अ स्कूल और एनी स्पोर्ट्स टीम। तो आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको हमेशा मैनेजमेंट मिलेगा। अगर आप मान लो बैंक में चले जाते हो तो बैंक के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, और वो लोग फैसले लेते रहते हैं कि बैंक में ऐसा क्या पॉलिसी बनाए जिससे बैंक की कमाई बढ़ जाए या लोन जो है रिकवर हो जाए। तो इस तरह से होता है। एम आई क्लियर? कोई बच्चे को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इससे बस आपको ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब है एप्लीकेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मैनेजमेंट को ना मल्टी डायमेंशनल माना जाता है, इसकी एक वजह है। मैंने जब कोई मैनेजमेंट होता है तो वो हर तरह से डील करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ, ये वाला पॉइंट देखो जरा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये वाला मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को कराना। अब देखिए काम को कराने के लिए हर जगह आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना तो अलग अलग तरीके से काम होता है। जैसे स्कूल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या कराते हैं बताइए जरा, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, किस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेगा? स्कूल में क्या काम होता है ये बताइए क्लास? पढ़ाई पढ़ाई होती है। पढ़ाई। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये यहाँ पे जो वर्क है वो है स्टडीज, पढ़ाई से रिलेटेड है ना, स्टडीज मैं लिख रहा हूँ, स्टडीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल के अंदर अगर आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क देखेंगे तो इट इज रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, पढ़ाई कराई जाएगी। अच्छा अगर मैं हॉस्पिटल में की बात करूं तो हॉस्पिटल में किस किस तरह का काम कराया जाएगा बेटा? किसको मतलब किस तरह से काम, क्या काम होगा? ट्रीटमेंट होगा कि नहीं क्लास? यस सर। तो यस यहाँ सर। पे अगर आप देखोगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में अलग अलग तरह का काम। अगर हम स्कूल में मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। अगर हम हॉस्पिटल में मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इलाज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। और अगर हम स्कूल्स में बात करें तो स्टडीज टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो अगर मान लो प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मारुति कार की कंपनी है, तो वो क्या कर रही होगी? प्रोडक्शन ऑफ कार्स, है ना। इसी तरह से अगर मान लो जेट फाइटर बनाने वाली कंपनी है तो प्रोडक्शन ऑफ जेट फाइटर्स। तो इस तरह से काम चलता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ गया।
अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में भी देखो मल्टी डायमेंशनल, स्कूल के अंदर पढ़ाई, हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, इसी तरह से फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो ये सारे काम होते हैं। तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। तो पहला मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, जब नोटबुक में लिखना तो लिखना मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो होता है अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है, और मैनेजर अगर स्कूल में है तो पढ़ाई से रिलेटेड फैसले लेगा, हॉस्पिटल में है तो पेशेंट्स का इलाज से रिलेटेड फैसले लेगा, अगर स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट है तो खेल के प्रति डिसीजन लेगा कि कैसे जीतना है, कौन सी टीम को कैसे हराना है, कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से फैसले लेगा। और इसी तरह से अगर कोई फैक्ट्री है तो किस तरह से रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करेगी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाइए जरा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या बताया गया है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। मैं एग्जांपल इसका बताऊं, दो ही चीज याद रखना है स्टूडेंट्स इसमें। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एक तो ग्रुप के तौर पे और एक इंडिविजुअल के तौर पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे मान लो अगर आप ग्रुप के तौर पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हो, क्योंकि मैनेजर लोगों से तो डील करता ही करता है। अगर आप मान लो कहीं किसी कंपनी में मैनेजर बन गए तो आप एम्प्लॉइज से तो डील करेंगे ना, आप बहुत सारे एम्प्लॉइज आपके अंडर में काम कर रहे होंगे। तो मान लो अगर आप ग्रुप में काम करते हो, जैसे ग्रुप, तो आप ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हो कि भाई इस महीने बहुत काम है, मार्च मतलब, और इसीलिए किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो आपने ग्रुप के तौर पे तो आपने सबको मना कर दिया कि किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि उसकी डॉटर की मैरिज है या सिस्टर की मैरिज है और बहुत जरूरी है जाना, घर पे कोई नहीं है, तो आप उसको छुट्टी दे देते हो। तो इंडिविजुअली आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे इन पीपल को, और ग्रुप में आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे। तो ये भी मल्टी डायमेंशनल माना जाए, क्योंकि आप ग्रुप को भी हैंडल कर रहे हो और इंडिविजुअल भी हैंडल कर रहे हो, और दोनों के लिए जो फैसले हैं आपके अलग अलग है। तो इसीलिए इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि डील पीपल से ही कर रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से। और पहले वाले केस में क्या था, डील आप वर्क से ही कर रहे थे लेकिन अलग अलग तरीके से, तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाए। और रही बात तीसरे की, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में खास ध्यान ही रखना है कि इन दोनों का सम माना जाता है, इन दोनों का सम, प्लस और प्लस। कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जहां पे भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, मिक्सचर हो जाए, जहां पे आप वर्क को भी संभाल रहे हो और इंडिविजुअल को भी संभाल रहे हो और दोनों का मिक्सचर हो जाए, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि आप मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी कर रहे हो और ये भी मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये काफी टिपिकल कंसेप्ट होता है। तो एग्जाम में इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल की बात करेगा तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर वो वर्क की बात करेगा तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और अगर ये दोनों की बात करेगा हैंड इन हैंड तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी क्लास? क्लास? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 फीचर पढ़े, एक बार मैं फिर से याद दिलाऊं आपको। वन ऑफ द फीचर वाज गोल ओरिएंटेड। जो भी मैनेजमेंट होता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और हमेशा गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। नंबर 2 हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा परवेसिव होती है और हर जगह एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट को कहीं से भी हटाया नहीं जा सकता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फैक्ट्री हो। आप किसी भी संस्थान में चले जाएंगे, चाहे बैंक चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। इनफैक्ट घर में भी मैनेजमेंट मिलता है। अगर हम देखें हमारे पेरेंट्स, पापा, आपके मदर मैनेजमेंट करती हैं चीजों को बहुत अच्छे से, तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैंने क्या बताया कि मैनेजर जो है काम को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम होते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल में तो उसका काम क्या हो जाता है, पेशेंट्स को डील करना, तो वहाँ डॉक्टर्स और पेशेंट्स आ जाते हैं। अगर हम स्कूल में आए तो टीचर और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। यहाँ एडुकेशन दी जाती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। तो इन सब का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों अलग अलग माना जाएगा। इंडिविजुअल में एक अकेले आदमी को डील किया जाता है
और ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ मिलके होते हैं, उनको डील किया जाता है। तो दोनों को डील करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आगे बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो चौथा इसका फीचर ये है कि मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट एक चीज को जब अचीव कर लेता है अपने टारगेट को, तो ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा, फिर उसके बारे में वो सोचता है कि इतना अगर अच्छे से काम हुआ है तो देखता है कि और अच्छे से कैसे हो सकता है, और फ्यूचर में उसको और सुधारने की कोशिश करता है, और अगर काम में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, उसके ऊपर वो काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है ना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसीलिए आप देखेंगे, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन होता है कि किसी भी तरह से रिजल्ट अच्छा है और स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट एक सेशन खत्म हो जाए, जैसे मान लो 2020-21 खत्म हो जाएगा, तो क्या 2020, 21, 22 के लिए प्लानिंग बनाना बंद कर देगा? नहीं, वो नया प्लानिंग बनाएगा, नए तरीके से सोचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स में जो टीम्स खेलती हैं उसमें मैनेजमेंट होता है। तो एक बार वर्ल्ड कप अगर जिता देती है कोई टीम या मैनेजमेंट, तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो फैसले बार बार लेता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर वो फाइनल अगर आउटकम आ जाता है तो आगे भी फैसले लेता है, फैसले लेना बंद नहीं करता। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके अंदर आपको प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। एक एक करके जब चैप्टर आएंगे तो हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ प्लानिंग के अंदर क्या होता है, कि हमें बैठ के सोचना पड़ता है कि क्या डिसीजन लें। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें ना डिपार्टमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर आपने सोचा कि हमें पढ़वाना है, तो आपको पहले डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, साइंस का। फिर स्टाफिंग, यानी आपको टीचर वगैरह रखने पड़ेंगे जॉब के लिए, तभी तो पढ़ाएंगे। तो स्टाफिंग क्या होता है? सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, सबको पावर देना पड़ेगा, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा, और लास्ट में चेक करना है कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको मैंने शुरू में, याद है मैंने बताया था, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्यों है, यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये सारे काम आपको स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट भी यही करता है। मैनेजमेंट भी काम जब दूसरों से करवाता है तो उसके लिए उसको डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनसे काम करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है। जैसे स्कूल का भी एग्जांपल ले सकते हो कि स्कूल के अंदर टीचर, सबसे पहले आपको प्लानिंग अगर करना है तो पहले प्लानिंग करो, फिर उसके बाद आपको फिर ऑर्गेनाइज, यानी कि अलग अलग क्लासेस वगैरह बनाना पड़ता है, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज। फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉयज चुनने पड़ेंगे, यानी टीचर्स और बहुत सारा स्टाफ। और उसके बाद फिर आप सबके पावर दोगे अलग अलग, कि आपका पावर है आप क्लास टीचर रहोगे, आप प्रिंसिपल रहोगे, आप ये रहोगे, वो रहोगे, और लास्ट में आपको अचीव करना होता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एवरीबॉडी। यस सर। तो हमने क्या पढ़े बेटा? 4 पॉइंट। कोई बताना चाहेगा? मुझे देखता हूँ किसकी मेमोरी सबसे ज्यादा है। कौन बता रहा है 4 फीचर्स अभी तक जो हमने पढ़ा है? कम ऑन, व्हाट आर द 4 फीचर्स वी हैव लर्न्ड टिल नाउ? एनीबॉडी? कम ऑन, स्पीक अप। हर्षिता भारद्वाज। हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट फीचर तो है गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओके इज अ गोल ओरिएंटेड। और ओके, सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। जहाँ पे हर जगह एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड। तीसरा? यस सर। और थर्ड है मल्टी डायमेंशनल, जिसमें 3 पॉइंट्स है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और वेरी फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सीलेंट, लगातार चलता रहेगा। ठीक है। एक और पॉइंट है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में किया जाता है, कभी भी ना सिंगल मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। हमेशा मैनेजमेंट ग्रुप के साथ ही किया जाता है, यानी कि अकेले तो आप मैनेजमेंट कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग रहेंगे तभी तो आप ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करोगे और उनकी मदद लोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, और बिना ग्रुप के कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट हैज अ
ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है, देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, और नोट्स बनाते समय ना आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करना, मैं आपको डीओई के नोट्स भेजूंगा और आपके पास है भी, मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है इसकी उसी में से देख के थोड़ा और ज्यादा लिख देना है, ठीक है। बाकी सब वही पॉइंट्स आएंगे जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कम कल का काम है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मैनेज 4th तक लिखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नोटबुक बना लो और इतना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। भेज दिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है बेटा, अब हम जो है स्टॉप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर रहा हूँ।